हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 संख्या पद्धति के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो अगर आप संख्या पद्धति को बेसिक कंसेप्ट से अगर जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम का आना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्लास 9th या 8 में आप पढ़े होंगे इस बेसिक पॉइंट के लिए, फिर भी मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ। तो आप देखिए, सम संख्या, मेरा पहला पॉइंट क्या है? मेरा पहला पॉइंट क्या है? सम संख्या। जो प्राकृतिक संख्या के बारे में आप जानते होंगे। गिनती को संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 यही हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। तो देखिए, सम संख्या, जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभक्त हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, 2 4 6 2 4 6 8 10 12 ये हमारा क्या है? सम संख्या है। क्यों? तो देखिए, सम संख्या को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए तो हमारा क्या, सबसे पहला क्या है? हमारा 2 है। अगर हम 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? तो हमारा शेषफल में क्या निकला? 0 निकला ना। तो जिसका भी जो भी प्राकृतिक संख्या है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसके शेषफल में अगर 0 आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? सम संख्या हो जाता है। तो देखिए, तो सम संख्या का फॉर एग्जांपल क्या हुआ? 2 4 6 8 10 12। ओके। और गिनती की सारी संख्या क्या कहते हैं? गिनती की संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? विषम संख्या। जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए 1 3 5 5 7 9 11। तो ये देखिए, अगर हम इसका मतलब ये हुआ, जो मतलब अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे उसका शेषफल कितना होगा? 1। उसका शेषफल कितना हो जाता है? 1। तो देखिए, हमारा पहला क्या एग्जाम्पल? 1 3 5 5। देखिए 1। तो पहला हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है? 3। और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो हमारा क्या होता है? देखिए कितना निकला? 1। तो मेरा शेष में कितना हुआ? रिमाइंडर में कितना आया? 1 आया। तो इसका मतलब ये विषम संख्या है, जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो। और वही सम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या, जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। रूढ़ या अभाज्य संख्या है। तो रूढ़ या अभाज्य संख्या के बारे में क्या बोल? ऐसी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। 2 या सिर्फ 2 गुणनखंड हो। तो देखिए, ये इसमें होता है क्या? चाहे वो एक से होगा या स्वयं अपने आप से होगा। तो जिसका सिर्फ 2 फैक्टर, जैसे कि मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है 3। अगर आप इसको करेंगे तो इसका फैक्टर कितना होगा? 1 या 3? इसका तो और होगा नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए 7, तो इसका फैक्टर कितना होगा? ये 1 होगा और 1 ये स्वयं अपने आप होगा। तो जिसका 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ या अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? रूढ़ या अभाज्य संख्या। तो समझ गए? तो देखिए कितना फैक्टर आ गया? तो 3 का फैक्टर कितना आया? 1 और 3। और 7 का फैक्टर कितना आया? 1 और 7। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं? हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कहीं पे रूढ़ दे दिया जाए तो घबराइएगा मत, वो भी अभाज्य संख्या का ही एक रूप है, नाम है। तो चलिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको नोट ध्यान से देखिए। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि सबसे अभाज्य संख्या हमारा क्या छोटा है? 2 है। अब देखिए, फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा? सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो
अथवा उनका मौसो 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो अब देखिए ये एक अभाज्य संख्या का ही रूप है, मतलब इसमें थोड़ा चेंज है। मतलब बोल रहा है कि जिसका 2 मतलब कि दो प्राकृतिक संख्या मतलब 2 और 3 फिर से देखिए एक बार डिफिनीशन हमारा क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका मौसो 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या है, 2 और 3, 5 और 9, 21 और 65। मतलब इनका अगर आप मौसो करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड अगर इसका करेंगे तो इसका मौसो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा ना। इसका भी कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अगर आप इसको करके देखिएगा, चलिए हम आपको करके बताते हैं। जैसे कि देखिए अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम करके देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 और 9 लेते हैं। तो 5 और 9 को कितना भरेंगे, 5 और 9 का कितना होगा, 9 का कितना होगा, तो इसका फैक्टर कितना आया, 1, मौसो आया ना 1। तो इसी को बोलते हैं क्या, सह अभाज्य संख्या जिसका मौसो 1 हो। 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका मौसो 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 9, 21, 65 आदि सह अभाज्य संख्याएं के जोड़े हैं। 2 सिर्फ सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इसमें ये पॉइंट बता रहा है कि दो सिर्फ एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि वो सम संख्या है और बाकी अलावा नहीं है। तो 2 हमारा क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो देखिए अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये भी हमारा पॉइंट है, इसमें कुछ आधारित है। देखिए अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जिसका अंतर कितना हो रहा है, 2 है। तो 3 और 5, 3, 5 का अंतर कितना हुआ, 5 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 होगा ना। वैसे ही है तो 3 भी हमारा अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या, लेकिन इसका सब्ट्रैक्ट कितना है, डिफरेंस कितना है, 2 का। इसका भी 2 का। सब अभाज्य संख्या है लेकिन जिसका डिफरेंस 2 है उसी को हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। आदि जुड़वाएं अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म है। तो आप समझ गए, जुड़वा अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 11, 13, 17, 19 आदि जुड़वा अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म है। तो अब देखिए यौगिक या भाज्य संख्याएं, वैसी संख्याएं जिनकी गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो यौगिक या भाज्य संख्या कहलाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यौगिक या भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि यौगिक या भाज्य संख्या है। तो फिर से देखिए यौगिक या भाज्य संख्या मतलब डिफिनीशन का मतलब समझिए। अगर डिफिनीशन आप अच्छे से समझते हैं इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो यौगिक या भाज्य संख्या कहलाते हैं। मतलब जिसका 2 या 2 से अधिक हो, जैसे कि 4 हमारा हुआ। तो 4 क्या होता है, एक फैक्टर में भी 4 आता है, 2 फैक्टर में भी 4 आता है और 4 फैक्टर में भी 4 आता है। तो उसका फैक्टर कितना हुआ, 3 हुआ। तो इसका 2 से अधिक है। 6 कितना हुआ, वो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 3 में भी आता है और सिर्फ 6 में भी आता है। इसका फैक्टर कितना हुआ, 4 हुआ। तो ये हमारा क्या है, यौगिक या भाज्य संख्या। वही हमारा अभाज्य संख्या का क्या मतलब था, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो या तो वो 1 में आएगा या स्वयं अपने आप में आएगा। तो ये यौगिक या भाज्य संख्या में होता है क्या, जिसमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो उसी को हम क्या बोलते हैं, सह-अभाज्य संख्या। सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, 4 है। हमारा क्या है, सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताया था मैंने, 2। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए
प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तो आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर भी प्राकृतिक संख्या में बारे में जान लीजिए। गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 5। आप देखिए 1 2 3 4 5 जहाँ तक जाए वो हमारा क्या हुआ? गिनती की संख्या यानी प्राकृतिक संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य। शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या के सचमुच को पूर्ण संख्या का समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं पूर्ण संख्या। शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए मतलब अगर आप काउंटिंग नंबर के साथ अगर 0 लिखते हैं या शून्य लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है, बस आप काउंटिंग नंबर के प्रारंभ में 0 लगा होना चाहिए, वही हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का अगर आपको कोई डिफिनेशन पूछे तो शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय के पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड टर्म्स। अब देखिए हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? तो अब पूर्णांक देखिए, पूर्णांक को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर से बहुत रिलेटिव है। अब पूर्णांक संख्या देखिए, अगर हम मान लीजिए ये हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट। अगर इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला निगेटिव आदि को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। 1 2 -3 ये भी एन टर्म तक जाएगा और 0 से इधर लेकर क्या जाएगा? 1 2 3। यहाँ से और अच्छे से देखिए, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक ये हमारा हो गया 0 पॉइंट, ये हमारा हुआ धनात्मक पूर्णांक। इसलिए हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में सारे आते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 या 0 1 2 3 धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं पूर्णांक में। जैसे कि देखिए अगर आप इसको नंबर लाइन पर दिखाना चाहेंगे तो नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा हुआ क्या? 0। 0 से दाएं वाले साइड हमारा क्या होता है? धनात्मक, और बाएं वाले साइड क्या होता है? ऋणात्मक। इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक। इस देखिए यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए पूर्णांक मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए शून्य एक पूर्णांक है। शून्य क्या है? ये एक पूर्णांक है। शून्य क्या है? पूर्णांक है। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक है। शून्य हमारा क्या है? ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। और शून्य के बाएं तरफ क्या होता है? ऋणात्मक, और दाएं तरफ क्या होता है? धनात्मक। तो आप पूर्णांक समझ गए होंगे। अब देखिए परिमेय संख्या। अब हमारा क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? परिमेय संख्या। वे सभी संख्या जो p/q के रूप में हो। क्या हो? p/q के रूप में हो, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक संख्या है, तथा q बराबर नहीं हो 0 तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि -3 -4 0 1 2 3। p/q का मतलब क्या हुआ? p/q का मतलब हुआ भिन्न, जो कि भिन्न के रूप में हो। जैसे कि देखिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे मान लीजिए 3/4, ठीक है ना? तो ये हमारा 3 जो है ये हुआ p, ये हुआ q। तो p के स्थान पर कुछ भी p के स्थान पर रह सकता है, लेकिन q हमें 0 नहीं चाहिए। 0 भी एक क्या है? 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके अगर बट्टे में कुछ नहीं रहता है तो क्या हम देते हैं? 1 देते हैं ना। तो ये हमारा p/q के रूप में हो गया ना। तो 0 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए -3 कहीं पे लिखा हो, -3 हमारा क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि q बराबर नहीं, यहाँ पर हमें कभी 0 नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें 0 नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो हमारा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या क्या? वे सभी संख्या जो p/q के रूप में हो, और जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q बराबर नहीं हो 0 तो उन्हें परिमेय संख्या
परमय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए -3 -4 0 1 2 0 भी हमारा क्या है, परमय संख्या है। 1 2 -5 3/4 1/4 -2/3 1.24 1.24 1.0 123 1.6 1.23 आदि, ये सब हमारा क्या है, परमय संख्या, जो कि p/q के रूप में। अगर मान लीजिए इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, इसको भी लिख सकते हैं, अगर दशमलव को हटाएंगे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, ये भी हमारा क्या है, एक परमय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परमय संख्याओं को दशमलव रूप शांत या अशांत आवृत्ति होता है। जैसे 1/7 0.142857 2/3 यानी कि 0.6 1/9 1/, हमारा क्या है 1/9, क्या है हमारा 1/9 बराबर 0.1 आदि। परमय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। कुछ और भी बात बताएंगे आपको शांत और अशांत को पहचानने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है शांत और अशांत। तो हमारा ये क्या हुआ, इसका ये जो रेकरिंग लगा हुआ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितने पर भी रेकरिंग लगाइए, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये बार बार आएगा, इसीलिए यहाँ पे उतना लिखना संभव नहीं रहता है, इसीलिए इस रेकरिंग का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए 2/3 है तो 0.6, इस पर रख लिया ये कि 6 बार बार आएगा, 1/9 ये क्या होता है 0.1 1 बार बार आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि परमय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, वो शांत या अशांत आवृत्ति होता है। अब देखिए परमय संख्या, अब मान लीजिए परमय संख्या x बराबर p/q में q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2m या 5n के रूप में हो या 2m गुने 5n के रूप में हो, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो x दशमलव प्रसार शांत होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपके कोई परमय संख्या दिया हो और उसको आपको पहचानने के लिए बोला जाए कि बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल की मदद से समझिए कि 3/2 है, यानी कि ये तो होगा कि 2 3 बार लिखा होगा तो 8 आएगा। यहाँ पर 2 है, क्या बोल रहा है 2 का पावर m या 5 का पावर n, तो 2 का पावर m या 5 का पावर n, तो यहाँ हमारा 2 का पावर m है, तो ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पर देखिए 13/5 का पावर 3, 13/5 का पावर 3, तो यहाँ हमारा क्या है 0.104। अगर आपको ऐसा कुछ पहचानने के लिए दिया जाए तो आप इसको सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, बट्टे में दे दीजिएगा और उससे फिर उसको अभाज्य गुणनखंड करिएगा और उसको पहचान लीजिएगा कि ये शांत है या अशांत। या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 गुने 5 2 5 दोनों आना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी में आ गया 2 और 3 5, तो वो हमारा क्या हो जाएगा। अब एक बात जानिए कि हमारा यहाँ पे आता है, मान लीजिए हम 40 लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब यहाँ पे 40 लेते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे ही अशांत और अशांत के बारे में दिया रहे तो सबसे पहला काम क्या रहता है, 40 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ कितना आया 20 आया ना। आप देखिए फिर इसको क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 10, फिर इसको 2 से करेंगे तो 5। यहाँ पर देखिए 2 का पावर q गुने 5 का पावर 1, तो यहाँ हमारा क्या आ गया 2, यहाँ हमारा क्या आया देखिए 2 गुने 5 का पावर 1, तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये हमारा शांत होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 5 दोनों साथ। अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी के अभाज्य गुणनखंड में 3 आ गया तो 2 और 5 3, 2 और 5 3 तीनों है, तो आप समझेंगे 2 5 तो है तो हम इसको बोल देंगे कि यह शांत है। नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया है, तो हमको क्या चाहिए, या तो 2 चाहिए या तो 5 चाहिए या 2 गुने 5 दोनों चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, शांत। अगर उसमें मान लीजिए 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये अशांत है, समझे। चलिए अब आगे देखते हैं।
ठीक है, परमेय संख्या। अब बोल रहा है परमेय संख्या x बराबर p/q में q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2m या 5 गुने n या 2m गुने 5n के रूप में का हो, जहां m और ऋणात्तर पूर्णांक हो। अगर 2m गुने 5 के n के रूप में ना हो तो क्या उसे कहेंगे अशांत। जैसे कि अभी 1/3 इसका कभी भी क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3, इसके हर में क्या आ गया 3, तो 0.3 होगा, इसका हमें अशांत होगा। क्योंकि पहले से ही दिख रहा है कि इसके हर में हमारा 9 है, तो हमारा 9 में क्या होता है, तो अगर मैं 2 मान लीजिए 2 गुने 9 रहता तब भी हमारा अशांत रहता। क्यों, क्योंकि हमें 2 चाहिए या 5 चाहिए या 2 गुने 5 चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर 2 5 के साथ अगर 3 भी आ जाता है 4 का, तो वो भी हमारा क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। अब देखिए अपरमेय संख्या क्या है हमारा, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है, अर्थात परमेय संख्या नहीं होती है, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। मतलब इसका सिर्फ विपरीत समझिए, जो p/q के रूप में ना रहे, वो जो कि परमेय संख्या ना हो, उसे क्या कहते हैं अपरमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हो, अगर मान लीजिए देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, ये रूट के अंदर रखी जाती है, ये रूट के अंदर रखी जाती है। तो रूट के अंदर में भी अगर मान लीजिए ये रूट के अंदर में लिखा हुआ है 2, इसका पूर्ण वर्ग होता है क्या, नहीं होता है। इसीलिए इसीलिए ये अपरमेय संख्या। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 रहता तो इसका तो पूर्ण वर्ग होता है 2 का स्क्वायर, इसको तो हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से अगर वर्ग होता है तो वो बाहर आ जाता है। इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा परमेय संख्या है, समझे। अगर रूट के अंदर में हमारा वर्ग होता है तो वो हमारा परमेय संख्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए अंदर रूट के अपरमेय संख्या क्या करते हैं, रूट के अंदर रखते हैं। जैसे कि देखिए पाई हमारा क्या है, पाई हमारा एक अपरमेय संख्या। पाई क्या है, अपरमेय संख्या। बात को 2018 के क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा था कि पाई कौन सी संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, पाई एक अपरमेय संख्या। पाई से संबंधित कोई भी चीज़ हमारा अपरमेय संख्या ही होगा। जैसे पाई/3, 2 पाई √3 इसका देखिए ध्यान से देखिए, किसी के भी रूट में हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या का अशांत अनावृत्ति होती है। जैसे देखिए √2 का मान ये चलता ही जाता है, कभी रुकेगा नहीं। अगर आप इसको डिवाइड करने जाइएगा तो 3 महीने कभी भी खत्म होगा ही नहीं, अब हर वक्त करते रहिए तभी भी नहीं खत्म होगा। अब देखिए पाई का मान भी हमारा क्या था 3.14, इसका कभी अंत होता ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक अपरमेय संख्या है। चलिए अपरमेय संख्या के बारे में आप समझ गए होंगे। वास्तविक संख्या, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय हमारा अपरमेय संख्या क्या है, वो हमारा वास्तविक संख्या है। तो परमेय तथा अपरमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए शांत दशमलव हमारा नया टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुनिए। किसी दिए गए साधारण भिन्न p/q को दशमलव के रूप में बदलने के लिए p में q से भाग दिया जाता है। यदि कुछ पदों के बाद परिमित संख्या प्राप्त होती है तथा कोई शेष नहीं बचता है तो ऐसे दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, किसी दिए गए साधारण भिन्न p/q के दशमलव के रूप में बदलने के लिए p में q से भाग दिया जाता है। यदि कुछ पदों के बाद परिमित संख्या प्राप्त होती है तथा कोई शेष नहीं बचता है तो ऐसे दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं। अब शांत दशमलव देखिए क्या होता है, मतलब बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपके भिन्न में कोई भी दिया रहे, मान लीजिए अगर आपको दे दिया है 25/24, तो अब ये हमारा क्या है, p है, ये हमारा क्या है, q है। तो क्या बोला है, q से p में भाग देंगे, तो हम 24 से 25 में भाग देंगे ना। अगर मान लीजिए 24 से 25 में भाग देंगे तो हमारा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 24 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर
यहाँ पर भी 0 देंगे, फिर यहाँ पर भी देंगे। तो ये हमारा अगर मान लीजिए कुछ दूर जाने के बाद कुछ देर तक अगर हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा कट गया, दशमलव के बाद भी अगर हमारा पूर्णतः कट गया और शेष में कुछ नहीं बचता है, तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा शांत दशमलव पर शांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि 1/4 देखिए, 1/4 का अगर ये कुछ के बाद कुछ दूर भाग देने पर ये इसके शेष में कुछ नहीं बचा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और देखिए इसका भी शांत होगा, क्यों, क्योंकि 2 और 5 दोनों हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें 2 और 5 दोनों रहे उसको क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। अब देखिए क्या है, पूर्ण आवृत्ति या आवृत्ति दशमलव, पूर्ण आवृत्ति या दशमलव आवृत्ति। यदि कोई